राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहित वापस नैनीताल पहुंचा। दिल्ली में प्राइवेट डिटेक्टिव से उसकी मुलाकात में प्रत्यक्षतः उसका एक ही काम हुआ था। अविनाश ने उसके लिए एक बढ़िया रिवॉल्वर का जुगाड़ करवा दिया था, जिसके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे थे, वरना मोहित को गैरकानूनी हथियार का जुगाड़ करने में बहुत ज़्यादा रकम खर्च होने का अंदेशा था, और होता भी वैसा ही। लेकिन अविनाश ने अपने सोच से उसे उम्मीद से काफ़ी कम कीमत में अच्छी गन दिलवा दी थी। रिवॉल्वर चलाने की मोहित को अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। न्यूयॉर्क में वो एक शूटिंग क्लब का मेंबर था, जहां फायरिंग रेंज में उसने जमकर अभ्यास किया था, जिससे उसका निशाना बहुत पक्का हो गया था। कार के डैशबोर्ड में पड़ी उस रिवॉल्वर के चैम्बर में भरी 6 गोलियों में से किसी एक पर सनाया गौतम का नाम लिखा था, या शायद उन सब पर। अब सनाया गौतम की भलाई इसी में थी कि उसका भूल से भी मोहित से सामना न होने पाए। मोहित शाम को घर वापस लौटा तो उसने मानसी और अरविंद को कहीं जाने के लिए तैयार होते पाया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उसने अरविंद से पूछा। एक दोस्त के यहाँ कार्यक्रम है, अरविंद बोला। देहरादून। रात ज़्यादा हो जाएगी तो उन्हीं के घर पर रुकेंगे। कल सुबह या दोपहर तक वापस लौट आएंगे। ओके, मोहित ने सिर हिलाया। फिर उसे अचानक याद आया कि उनके जाने के बाद वो घर में अकेला नहीं रहने वाला था। वैशाली भी घर पर ही थी, लेकिन वैशाली को उसने घर पर बहुत कम ही देखा था। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही घुसी रहती। तो इसका मतलब आज रात घर पर वो और वैशाली अकेले रहने वाले थे। उसे डिनर पर वैशाली दिखाई ज़रूर दी, लेकिन रोज़ की तरह ही डिनर टेबल पर भी उसने डिनर के दौरान एक भी शब्द नहीं बोला, और डिनर करने के बाद वापस अपने कमरे में चली गई। मोहित अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर में मानसी भी वहां आ पहुंची। हम लोग जा रहे हैं, मानसी बोली। उसके स्वर में शरारत महसूस करके मोहित का दिमाग ठनका। वो वैसे लहजे में तभी बोलती थी जब किसी बात को लेकर मोहित को चिढ़ाने वाली हो। ओके बाय, जीजा जी से कहना कार ध्यान से चलाएं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ की चिंता हो रही है। यहाँ की? मोहित उलझनपूर्ण स्वर में बोला। यहाँ क्या होगा? मेरा रात में कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। उसी की तो टेंशन है बुद्धू। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहूँ तो और कैसे कहोगी? पीछे वैशाली को तुम्हारे साथ छोड़कर जाते हुए डर लग रहा है। व्हाट? जैसे तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो। दीदी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आप बोल क्या रही हो? ठीक है, मानसी हंसते हुए बोली। इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ऐसे ही तुम्हें चिढ़ा रही थी। नॉनसेंस। मोहित ने बुरा सा मुंह बनाया और सावधान भी कर रही थी। सावधान किससे? तुम वैशाली पर भले ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वो तुम में काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। इट्स इनफ। और वैसे भी नैनीताल का मौसम बहुत रोमांटिक होता है। तुम दोनों को रात भर यहाँ घर पर अकेले एक दूसरे के साथ ही रहना है। मोहित अपनी जगह पर उछलकर खड़ा हो गया। ओके ओके बाबा। मानसी हंसते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। बाय, ध्यान से रहना। वहाँ पहुँचकर कॉल करूँगी। मोहित गुस्से से उसे जाते देखता रहा। फिर उसकी नज़र कमरे की दूसरी खिड़की पर पड़ी, जो दूसरे कमरे में खुलती थी। उस कमरे में उसे वैशाली जाती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पता नहीं क्यों मोहित को ऐसा लगा जैसे उसने मानसी की बातें सुन ली थी। अचानक उसे लगने लगा कि अब रात चैन से नहीं गुजरने वाली थी। मोहित का शक गलत नहीं था। मानसी और अरविंद के जाने के थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, और बिजली घर के अंदर भी कड़क रही थी। वैशाली वैसे तो आमतौर पर अपने कमरे में ही घुसी रहती। मोहित को वो लंच या डिनर के समय ही नजर आती, लेकिन अब वो अचानक हर तरफ दिखाई देने लगी थी। वो बार बार किसी न किसी बहाने से मोहित के सामने से गुजर रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत टॉप और स्कर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो लोग जब से उस घर में आए थे, मोहित ने उसे कम ही देखा था। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही घुसी रहती थी। उस घर में आने के बाद से तो उनके बीच बातचीत तक नहीं हुई थी। ऐसे में मोहित को उसका रवैया और उनके बीच की खामोशी सचमुच काफ़ी अजीब लग रही थी। मोहित उससे बात करने की सोच रहा था, लेकिन वो ये सोचकर हिचकिचा रहा था कि उसकी अब तक वैशाली से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी।
ऐसे में अब जब मानसी और अरविंद घर में नहीं थे तो इस तरह अचानक उससे बात करने की कोशिश करने पर कहीं वो गलत न समझ ले। वो इसी उधेड़बुन में बाहर वाले रूम में बैठा था। पिछले आधे घंटे में वैशाली कम से कम 6 बार उसके सामने से गुजर चुकी थी, जो कि एक विलक्षण बात थी, क्योंकि पिछले दिनों तो वो पूरा 1-2 घंटे भी डाइनिंग रूम में बैठा रहता था, लेकिन वैशाली के दर्शन नहीं होते। यहाँ तक कि अपने पिछले फेरे के 15 मिनट बीतने के बाद जब वैशाली दोबारा डाइनिंग रूम में नहीं आई तो मोहित को चिंता होने लगी। कहाँ रह गई? मोहित ने अपने दिमाग को झटकने की कोशिश की। उसने सोच लिया कि वो अब अपने और वैशाली के बीच की ये ऑकवर्ड खामोशी तोड़ने की कोशिश करेगा। इस तरह मुंह में दही जमाकर बैठने से काम नहीं चलेगा। तभी म्यूजिक बजने लगा। वैशाली के कमरे से रात अकेली है गाने के बोल घर की फिजा में तैरने लगे। मोहित ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना लैपटॉप उठाया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन कमरे में खुद को सुरक्षित समझना उसकी गलतफहमी थी। कुछ ही देर में दरवाजे पर हुई आहट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। दरवाजे पर वैशाली खड़ी थी। आइए, मोहित ने कहा। वो मुस्कुराई, फिर अंदर आकर मोहित के सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझे लगा तुम बिल्कुल ही भूल गए कि घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रत्यक्षतः मोहित बोला, आपको ऐसा क्यों लगा भला? वजह आपके हाथों में है। क्या? ओह, मोहित ने लैपटॉप सामने टेबल पर रख दिया। ये कुछ नहीं, बस कुछ ज़रूरी ईमेल्स वगैरह चेक कर रहा था। मुझे भी शक था। किस बात का? आपके दिलचस्पी मेल्स में है। क्या मतलब? अमेरिका में तो ये आम बात है। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। नहीं, मोहित गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? वो मुस्कुराते हुए बोली, लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा ओल्ड फैशन्ड हूँ। मुझे ओल्ड फैशन लड़के पसंद हैं। तो फिर आपको मैं भी पसंद होऊंगा। मोहित गहरी सांस लेकर बोला, आप तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसी क्या खासियत है मुझ में? हीरा खुद अपनी कीमत नहीं जानता। हीरा? मैं? बस करिए वैशाली जी। जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे वैशाली भी कह सकते हैं। मोहित कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर बोला, ओके वैशाली, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सच बताऊं? हाँ। उसके लिए मुझे थोड़ा पास आना पड़ेगा। ठीक है। मोहित उठा और सोफे पर वैशाली के बगल में आकर बैठ गया। अब बताओ, मोहित बोला, कैन आई बोरो योर शोल्डर? क्या? मेरा मन किसी के कंधे पर सिर रखकर रोने का कर रहा है। क्या थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कंधा उधार मिल सकता है? ऑफ कोर्स। मोहित अचकचा गया। उसे इस तरह की मांग की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। वैशाली सचमुच उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मोहित अपनी जगह पर जैसे जड़वत हो गया। उसका हाथ अपने आप ही उठकर उसके सिर पर पहुंच गया। कुछ देर हाथ को उसके सिर से थोड़ी दूर पर ऊपर हवा में रखने के बाद उसने धीरे धीरे उसके सिर को थपकना शुरू किया, जैसे उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ? फिर उसने पूछा। बस 1 मिनट और। वो वैसे ही रोते हुए बोली। मोहित चुप हो गया। थोड़ी देर में ही वो उससे अलग हट गई और अपने आंसू पोंछने लगी। मोहित हैरानी से उसे देख रहा था। वो मोहित की ओर देखकर मुस्कुराई। उसने अब रोना बंद कर दिया था। कुछ बताओगी? हुआ क्या है? मोहित उसके रवैये से बुरी तरह शॉक्ड था। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, वो सामान्य स्वर में बोली। समझ लो मेरे दिमाग का फितूर था। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। फॉर गॉड सेक, 1 मिनट के लिए तुम मेरे गुण गाना बंद करोगी और बताओगी आखिर बात क्या है? उसने सिर नीचे झुका लिया। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीमी आवाज़ में बोली, आई एम ए बिग लूज़र। क्या मतलब? मैं अमेरिका गई थी जॉब करने। भैया ने, मम्मी पापा ने, सबने मना किया था, लेकिन उसके बाद भी ज़िद करके गई थी। मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, जिन्हें मैंने ज़िद करके अमेरिका जाने पर खर्च कर दिया। लेकिन क्या? अमेरिका का एक्सपीरियंस और भी बुरा रहा। मुझे वहाँ ड्रग्स की लत लग गई। हे भगवान! मुझे काफ़ी समय तक रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहना पड़ा। मैंने वहाँ बहुत बुरा वक्त गुजारा। एक लिहाज से वो वक्त अच्छा भी था, लेकिन मैंने जो काम किए वो कुछ अच्छे नहीं थे। मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं उस बारे में किसी को नहीं बता सकती। ये सब चीज़ें कई दिनों से मेरे अंदर घुट रही थी।
मुझे किसी के सामने ये सब कहना था। वहाँ हम लोगों की, मुझ जैसे बाकी ड्रग्स एडिक्टिव्स की ग्रुप डिसेक्शन थेरेपी भी करवाई जाती थी। ये कंधे पर सिर रखकर रोने का आइडिया उसी थेरेपी का है। इससे काफ़ी राहत मिलती है, दिल का गुब्बार निकल जाता है। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जब मुझे ड्रग्स की ज़रूरत महसूस होती है तो मेरी हालत कैसी हो जाती है, वो भी तब जब ड्रग्स छोड़े इतने दिन हो गए हैं। मोहित अविश्वसनीय भाव से उसकी ओर देखता रहा। वो बुरी तरह नर्वस दिखाई दे रही थी। मैं और ड्रग्स नहीं लेना चाहती मोहित। उसकी आवाज़ फिर कांपने लगी। मैं ले भी नहीं सकती, मेरे पास है ही नहीं। लेकिन लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा है। मुझे मुझे मदद की ज़रूरत है, वरना लगने लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मोहित कुछ देर तक होठ बीचे उसे देखता रहा। उसके चेहरे के भाव उसकी बेचैनी को बयां कर रहे थे। तुमने कोल्ड शॉवर ट्राई किया? फिर मोहित शांत स्वर में बोला। उसने इनकार में सिर हिलाया। तो तुम जाकर नहा लो, वो उठते हुए बोला। फिर मैं तुम्हें बढ़िया गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। या नहाने का इरादा न हो तो इसे स्किप करके सीधे कॉफ़ी पर भी आ सकते हैं। डायरेक्ट कॉफ़ी ठीक रहेगी, थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना। उसकी चिंता मत करो, ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी तुमने ज़िंदगी में नहीं पी होगी। वैसे अगर तुम्हें ज़्यादा तबीयत खराब लग रही हो तो हम हॉस्पिटल भी चल सकते हैं, या डॉक्टर को सीधे घर पर भी बुला सकते हैं। नहीं, वो बोली, कॉफ़ी ठीक रहेगी। रोने के बाद, तुमसे बात करने के बाद अब थोड़ी ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं तुम्हें स्पेशल स्लीप थेरेपी दूंगा। स्लीप थेरेपी? अगर तुम लेना चाहो तो ठीक है। मोहित ने वैशाली और अपने लिए बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई। इस दौरान वो वैशाली के बारे में ही सोचता रहा। वैशाली ने उसे जो कुछ भी बताया था उससे वो अंदर तक हिल गया था। अभी वैशाली की उम्र ही क्या थी, इस उम्र में उसे कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ा। वो कॉफ़ी लेकर फिर रूम में पहुंचा। दोनों ने एक साथ अगल बगल बैठकर कॉफ़ी पी। अब स्पेशल स्लीप थेरेपी। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद मोहित ने कहा। उसने प्रश्नसूचक भाव से मोहित की ओर देखा। ये भी तुम्हारे वो रोने वाली थेरेपी जैसी ही है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उस थेरेपी में तुम्हें कंधे पर सिर रखकर रोना था, इस थेरेपी में कंधे पर सिर रखकर सोना है। उसने हैरानी से मोहित की ओर देखा। विश्वास करो, मोहित आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन देते हुए मुस्कुराया। ये तुम्हारी रोने वाली थेरेपी से भी ज़्यादा असरदार है। ओके। वो हिचकिचाते हुए सोफे पर मोहित के और पास आई और उसके कंधे पर सिर टिका लिया। अब आंखें मूंद लो और सोने की कोशिश करो, मोहित बोला। उसने आज्ञा का पालन किया। कुछ पलों तक वे वैसे ही रहे। भैया को मेरे ड्रग एडिक्ट होने के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे ना। फिर यकायक वैशाली बोली, तुम अब ड्रग्स एडिक्ट नहीं हो, अब तो तुमने ड्रग छोड़ दी है ना। कुछ भी मत सोचो, दिमाग को ब्लैंक रखो, वरना स्लीप थेरेपी काम नहीं करेगी। ओके। उसने फिर आंखें मूंद ली। गाने सुनती हो? मोहित ने पूछा। थोड़े बहुत। इस गाने को ध्यान से सुनना। मोहित ने अपने मोबाइल पर एक धीमा मेलोडियस सॉन्ग प्ले कर दिया। गाना खत्म होने से पहले ही वैशाली सो चुकी थी। कुछ देर बाद मोहित को भी नींद आ गई। हे, सुबह वैशाली की खनकती हुई आवाज़ से मोहित की नींद खुली। उसने आंखें मिचाकर सामने देखा तो वैशाली का ताज़ा खिले गुलाब जैसा खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। कॉफ़ी? उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थे, जिनमें से एक उसने मोहित की ओर बढ़ाया हुआ था। मोहित ने उसके हाथ से कप लेते हुए दीवार पर टंगी घड़ी पर नज़र डाली, जिसमें 7 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं और उन पर लगे सफ़ेद रंग के खूबसूरत पर्दे बाहर से अंदर आ रही हवा से उड़ रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी। बाहर से आ रही प्राकृतिक रोशनी से कमरे में अलौकिक सा प्रकाश फैला हुआ लग रहा था। सुबह की ताज़ी ठंडी हवा स्वर्ग का एहसास दिला रही थी। वो सुहानी सुबह तन मन को शीतल करता, सुबह की ठंडी हवा का मखमली स्पर्श और वैशाली का साथ, मोहित को वो सब किसी अलौकिक एहसास जैसा लग रहा था। वो पल उसकी ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से एक के रूप में उसके दिलो दिमाग में रच बस गया। थैंक्स, मोहित बोला। नहीं, थैंक्स तुम्हें, वो मोहित के सामने बैठते हुए कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बोली। रात में अच्छा ध्यान रखा तुमने मेरा। उसके लिए थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं, मोहित भी कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बोला। बिल भिजवा दूंगा। वो हंसी, फिर बोली, क्या सचमुच तुमने कभी किसी
रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम किया है? काम नहीं किया है, कंपनी के काम के सिलसिले में एक सेंटर में गया था। वहाँ काम करने वालों को करीब से देखा है। वैसे कल रात मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। कॉफ़ी और अच्छी नींद का जुगाड़ तो आदमी खुद भी कर सकता है। करने को आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई साथ देने वाला हो तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाता है। कोई साथ देने वाला हो कहते समय उसकी आवाज़ में कुछ ऐसे भाव आ गए थे कि मोहित के मुंह से अपने आप ही निकल गया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है? अमेरिका में था, वो नज़रें झुकाकर हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप की ओर देखते हुए बोली। लेकिन धोखेबाज निकला। खैर, वो मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। गलती लड़कों की होती है, लड़कियां सचमुच आसानी से भरोसा कर लेती हैं। उसने मुस्कुराकर मोहित की ओर देखा। मिस्टर फेमिनिस्ट, इट्स ए फैक्ट। वैसे तुम भैया भाभी को इस बारे में बताओगे तो नहीं ना? अमेरिका में तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में अगर तुम कहोगी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी सलाह यही है कि तुम्हें उन्हें ये सब बता देना चाहिए। वो लोग समझ जाएंगे। अगर तुम्हें जीजा जी का डर है तो मैं पहले दीदी से इस बारे में बात कर लेता हूँ। वो जीजा जी को समझा लेगी। वो तुमसे नाराज़ नहीं होंगे। जो हो गया वो हो गया, उसके लिए रोने से अब कोई फ़ायदा नहीं। वो हंसी। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं रात के बारे में बात कर रही थी। रात के बारे में? मतलब तुम भैया भाभी को ये तो नहीं बताओगे ना कि हम दोनों ने एक साथ एक ही सोफे पर रात बिताई थी? एक बेचारी लड़की की इज्जत का सवाल है, उसने विनोदपूर्ण स्वर में कहा। अच्छा, रात के बारे में? उस मामले में तो तुम फंस गई हो। मैंने हम दोनों का वीडियो बना लिया है। अब जब मैं कहूँगा तुम्हें दोबारा वो सब करना पड़ेगा, वरना मैं उसे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। वह खिलखिलाकर हंसी। मोहित भी हंसा। प्लीज़ ऐसा मत करना, वो हंसते हुए बोली। वैसा वीडियो देखकर लोगों का लड़कों के कमीनेपन से विश्वास उठ जाएगा। वाह, लेकिन सच कहूँ, फिर वो संजीदगी से बोला, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। मोहित ने कॉफ़ी की चुस्की ली। वैसे मैंने सोचा था कि आज के ज़माने में ऐसे इंसान नहीं होते होंगे, लेकिन तुम सबसे अलग हो। कल रात से तो तुमने मुझसे ढंग से बात करनी शुरू की है। मोहित गहरी सांस लेकर बोला। उसमें भी तुम ज़्यादातर मेरी तारीफ़ करके मुझे बोर कर देती हो। पता है, एयरपोर्ट पर मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मेरे दिमाग में क्या आया था? एयरपोर्ट पर जब मैं और दीदी बात कर रहे थे और तुम आई थी? नहीं, जब हमें कुछ पैसेंजर्स के साथ कोरोना की चेकिंग के लिए अलग ले जाया गया था। अरे, मोहित को हैरानी हुई। वहाँ तुमने मुझे नोटिस किया था? मुझे तो लगा था तुमने मेरी ओर ध्यान तक नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया था। उसी वक्त तुम्हारा चेहरा देखकर न जाने क्यों मेरे मन में आया कि काश ये लड़का मुझे ज़िंदगी में कभी कहीं दोबारा मिले, मैं इसके साथ और समय बिता सकूं, इसे जान सकूं, पहचान सकूं। बस ऐसा तो लड़के सोचते हैं लड़कियों के बारे में, लेकिन तुम्हारे मामले में बात अलग है। उस वक्त मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारने, इतनी बातें करने का मौका मिलेगा। फिर जब मैंने तुम्हें वेटिंग लाउंज पर भाभी के साथ देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। सुबह सुबह बहुत रोमांटिक हो रही हो। मोहित ने कॉफ़ी को खाली हो चुका कप टेबल पर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई। फिर उसने कुछ और नहीं कहा। थोड़ी ही देर में मानसी और अरविंद भी वापस आ गए। मानसी किचन में कुछ काम कर रही थी जब डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। मानसी ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक बेहद खूबसूरत युवती नजर आई। नमस्ते, उसने मानसी के सामने हाथ जोड़े। मैं मोहित जी से मिलने आई हूँ। मोहित जी से मिलने तो लड़कियों की लाइन लगी ही रहती है। मानसी शरारत से बोली। आपकी अपॉइंटमेंट है? वो हंसी। अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर आप उन्हें मेरा नाम बता देंगी तो शायद वो मुझे निराश नहीं करेंगे। उनसे कहिए लेग से ट्रिब्यून की शालिनी अवस्थी आई है। ओके, आइए। मानसी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर मानसी मोहित के रूम में पहुंची। मोहित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नॉक नॉक। मानसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन? मोहित बोला। चुड़ैल, आ जाओ। मानसी कमरे में आ गई। मोहित ने लैपटॉप से नज़र उठाकर उसकी ओर झांका। क्या है? वो बोला। देख रही हूँ लड़कियों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहे हो। आपके पास मेरी टांग खींचने के अलावा और कोई काम है या नहीं? एक लड़की तुमसे मिलने आई है, बाहर ड्राइंग रूम में बिठाया है,
जल्दी जाओ, ज़्यादा इंतज़ार मत कराओ बेचारी को। कौन है वो? मोहित दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोला। कहती है लेक सिटी ट्रिब्यून से आई है। शालिनी कुछ नाम बताया था शायद। मोहित ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहाँ शालिनी को उसने मोबाइल पर बात करते पाया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर शालिनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर मोबाइल अपने हैंडबैग में रख लिया। तो मोहित बोला, क्या लेंगी आप, चाय कॉफ़ी या कुछ और? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे? मानसी बोली, जो मोहित के पीछे पीछे ही वहाँ आ गई थी। आप पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। शालिनी मुस्कुरा दी। मानसी के कॉफ़ी बनाने चले जाने के बाद कमरे में शालिनी और मोहित ही रह गए। आज लेक सिटी ट्रिब्यून में आपका बयान छपा है, आपने तो देख ही लिया होगा। ठीक ठाक छप गया है ना? शालिनी उत्सुकता से बोली। वो तो ठीक है, मोहित बोला, लेकिन मेरी दिलचस्पी सनाया गौतम का पता लगाने में है। शालिनी ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी जगह से उठकर मोहित के पास आ बैठी। उसने एक फाइल मोहित की ओर बढ़ा दी। ये क्या है? मोहित उससे फाइल लेते हुए बोला, इसमें अखबार की वो सारी कटिंग्स हैं जो मैंने इस केस पर काम करने के दौरान इकट्ठा की थी। आपने कहा था ना कि आपको जानकारी चाहिए थी, इसीलिए मैं इसे ले आई। मोहित ने फाइल खोलकर नज़र डाली। उसमें कई सारी कटिंग्स थी। मोहित कुछ क्षणों तक गंभीरतापूर्वक उन्हें देखता रहा। फिर शालिनी से बोला, अब 10 बजे मुझे पवन रेस्टोरेंट में मिलेगा। रेस्टोरेंट में? मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर वैभव, जो इस केस के जांच के अधिकारी हैं, और दिल्ली के प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश भारद्वाज। दीदी और जीजाजी ने उन्हें शनाया गौतम का पता लगाने के लिए हायर किया है। ओके, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। मैं चाहता हूं कि आप इंस्पेक्टर साहब और प्राइवेट डिटेक्टिव केस से जुड़ी जानकारी आपस में शेयर करें, जिससे इस शनाया गौतम का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। अच्छा आइडिया है, शालिनी ने तारीफ की। तभी मानसी कॉफ़ी लेकर आ गई। मानसी के सामने मोहित ने केस की बात नहीं उठाई। शालिनी ने मानसी से हल्की फुल्की बातचीत की। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद वो उठ खड़ी हुई। ओके मोहित जी, अब मैं चलती हूँ। 10 बजे आपसे रेस्टोरेंट में फिर मिलना भी है। उसकी इस बात पर मानसी ने चौंक कर मोहित की ओर देखा। ठीक है, मोहित भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या है ये? शालिनी के जाने के बाद मानसी ने मोहित की ओर आंखें तरेर कर देखा। अब क्या हुआ? मोहित बोला, इतने भोले बनने की ज़रूरत नहीं है। भोला? अरे आप कहना क्या चाह रही हो? इतनी सुबह सुबह ये घर आ गई और अब 10 बजे रेस्टोरेंट में भी मिलने का प्रोग्राम है। चक्कर क्या है? मोहित का मन किया कि अपना सिर ढूंढ ले। काम? वो बोला, काम के सिलसिले में बुलाया है उसे। आपका रिकॉर्ड तो एक ही चीज़ पर अटक गया है। अच्छा, मेरा रिकॉर्ड अटक गया है, और तुम जो ये सब करते घूम रहे हो, ये सब बहुत अच्छा है। अरे क्या कर दिया मैंने? एक तो वो बेचारी वैशाली तुम्हारे पीछे पागल हुई पड़ी है, और तुम हो कि दूसरे के चक्कर में घूम रहे हो। देखो मोहित, ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम अमेरिका में नहीं, इंडिया में हो। हे भगवान! मोहित की आत्मा आर्तनाद कर उठी। दीदी दीदी, भगवान के लिए बस करो। मैं सचमुच उससे काम के सिलसिले में मिलने जा रहा हूँ। आपका वो प्राइवेट डिटेक्टिव और इंस्पेक्टर साहब भी होंगे वहाँ। हद होती है किसी चीज़ की। अच्छा, मानसी हंसते हुए बोली, तब ठीक है। वैसे वो पत्रकार है ही इतनी खूबसूरत कि मुझे लगा कि। मोहित ने टेबल पर पड़ी फाइल समेटी और भुनभुनाता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। शालिनी लेक सिटी ट्रिब्यून के ऑफिस में अपने रूम में बैठी किसी काम में व्यस्त थी। लेक सिटी ट्रिब्यून नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध दैनिक अखबारों में से एक था। शालिनी पिछले 2 सालों से वहाँ रिपोर्टर थी, और इन 2 सालों ने अपनी मेहनत के बल पर उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान बना ली थी। शालिनी ने घड़ी पर नज़र डाली। अभी 10 बजने में टाइम था। 10 बजे उसे रेस्टोरेंट जाना था जहां मोहित ने उसे बुलाया था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला और अखबार के एडिटर मुकुल रॉय ने अंदर कदम रखा। वो एक 50 के पेटे में पहुंचा औसत कद का व्यक्ति था, जो मोटापे की मार झेल रहा था। सिर पर एक भी बाल नहीं था, और बहुत से लोग पीठ पीछे उसे गंजा एडिटर कहकर भी संबोधित करते थे। सिर ही क्या, उसके पूरे चेहरे पर भी बूहों को छोड़कर कोई बाल नहीं था। वो हमेशा क्लीन शेव्ड रहता था और चश्मा भी लगाता था। अपनी लगभग पूरी तरह बाल विहीन मुखाकृति पर जब वो चश्मा पहनता था, जो कि वो लगभग हमेशा पहनता था, तो उसे देखकर शालिनी को ही नहीं बल्कि ऑफिस में काम करने वाले अधिकांश लोगों को
बॉलीवुड फिल्मों के किसी विलन की याद आने लगती। सर, उसे रूम में आते देखकर शालिनी अपनी सीट से उठने लगी। बैठो बैठो। उसने शालिनी को बैठे रहने का इशारा किया और खुद भी सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। मुझे तुमसे गिरिराज वर्मा के मर्डर केस के बारे में बात करनी थी। रॉय ने कहा। मुझे बुला लिया होता सर। नहीं, उसकी कोई बात नहीं। मैं खुद ही काम से इधर उधर जा रहा था तो सोचा तुमसे भी बात करता चलूं। सुना है तुमने उनके बेटे, क्या नाम है उसका, हाँ मोहित वर्मा, का बयान भी ले लिया है। जी सर, मैं अभी उस पर ही काम कर रही हूँ। तो कल वो हमारे ई अखबार में एक्सक्लूसिव छप रहा है ना? बिल्कुल सर, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन तुम उसका बयान लेकर सीधे मेरे पास क्यों नहीं आई, जबकि मैंने तुमसे कहा था? सर, इसमें काफ़ी एडिटिंग की ज़रूरत है। मोहित ने मुझसे बयान देने के पहले ही शर्त रख दी थी कि आर्टिकल तैयार करने के बाद पहले उसे दिखाना होगा। अगर कुछ बातें उसे पसंद नहीं आई तो उन्हें उसके बयान से रिमूव करना पड़ेगा। पूरा आर्टिकल तैयार होने के बाद ही आपके पास आने वाली थी। फिर भी एक बार मैं कम से कम पूरा बयान देख लेता हूँ। प्लीज़ सर। वो बड़ी मुश्किल से बात करने के लिए राज़ी हुआ था। अगर उसके मन की नहीं हुई तो वो काफ़ी नाराज़ हो सकता है। तुम तो बड़ी पत्रकार बन गई हो, अपने मन से ही फैसले लेने लगी हो। ऐसा नहीं है सर, तुम और भी कई चीज़ें छिपाने लगी हो। मुझे पता लगा है कि इसी केस में तुम्हें पुलिस से कुछ जानकारी और भी मिली थी, वो भी तुमने अखबार को नहीं दी। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी सर। शालिनी ने गहरी सांस ली। वो एक अफवाह थी। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। कुछ क्षण कमरे में शांति रही। इस गिरिराज वर्मा मर्डर केस में ऐसा क्या है? फिर रॉय बोला। क्या क्या है? शालिनी ने चौंक कर कहा। जो तुम इतना इसके पीछे पड़ी हो? मैं समझी नहीं सर। मन ही मन उसे कोसते हुए शालिनी ने कहा। राय ने घूरकर उसे देखा, फिर बोला। उस केस को 3 महीने बीत चुके हैं। करीब 1 महीने बाद ही वो खबर बासी होने लगी थी। लगभग सभी अखबारों ने उसके बारे में छापना भी बंद कर दिया था। लेकिन तुम्हारा उसमें से इंटरेस्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जान सकता हूँ क्यों? वो एक अनसुलझा मर्डर केस है सर। शहर के इतने बड़े प्रतिष्ठित वकील का रहस्यमयी परिस्थितियों में मर्डर हो जाता है और कातिल का पता आज तक नहीं चल पाता। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सब लोग जानना चाहते हैं कि गिरिराज वर्मा मर्डर केस की हकीकत क्या थी। क्या सचमुच शनाया गौतम ही कातिल है? और सबसे बड़ी बात, शनाया गौतम कौन है, कहाँ है, उसका गिरिराज वर्मा से क्या संबंध था? सवाल कई हैं और इन सवालों के बारे में वो सभी लोग जानना चाहते हैं जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। आज की डेट में शनाया गौतम का कहीं पता चल जाता है या वो पकड़ी जाती है तो सभी अखबारों, न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन यही खबर होगी। मुझे हैरानी है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा इस केस में क्या इंटरेस्ट है। ज़्यादा होशियार मत बनो। ये सब मुझे भी पता था, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। शालिनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खुद को जब्त कर लिया। हाँ हाँ कहो। राय उसे चश्मे में से घूरते हुए बोला। कुछ नहीं सर। नहीं, तुम कुछ कहने वाली थी। नहीं सर, वो बस जम्हाई आ रही थी। अच्छा, रात को ढंग से सोई नहीं क्या? शालिनी ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में फिर कुछ देर शांति रही। आप कुछ लेंगे सर? फिर शालिनी इच्छा के विरुद्ध बोली। चाय कॉफ़ी कुछ? रहने दो। राय उठते हुए बोला। महिला कर्मी के साथ चाय कॉफ़ी पीऊँगा तो ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। तुम काम पर ध्यान दो। कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उल्लू का पट्टा। पीछे शालिनी होठों में बुदबुदाई। मोहित ने अविनाश, शालिनी और इंस्पेक्टर वैभव की मीटिंग कराने के लिए एक जगह के रूप में ऑर्थर रोड पर स्थित पवन रेस्टोरेंट को चुना था। उस रेस्टोरेंट में फैमिली कैबिन भी अवेलेबल थे जिसमें बैठकर वे आराम से चर्चा कर सकते थे। सुबह 10 बजे मोहित ने तीनों को वहां बुलाया था। वो खुद 10 मिनट पहले ही आ गया था। 10 बजते बजते अविनाश और वैभव भी वहां पहुंच गए थे। हालांकि शालिनी अब तक नहीं आई थी। इनसे मिलिए। मोहित ने अविनाश को इंस्पेक्टर वैभव से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। ये हैं इंस्पेक्टर वैभव शुक्ला, पापा के केस की यह जांच कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब, ये है प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश भारद्वाज। दीदी और जीजाजी ने इन्हें पापा के केस की जांच के लिए हायर किया है। दिल्ली में जानी मानी हस्ती हैं ये। अविनाश और इंस्पेक्टर ने हाथ मिलाया। जिंदगी में पहली बार किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से मुलाकात हुई। वैभव ने कहा। इंडिया में अभी प्राइवेट डिटेक्टिव्स की जनसंख्या कंट्रोल में है। अविनाश ने कहा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी। क्या मतलब?
मतलब कम होते हैं यहाँ प्राइवेट डिटेक्टिव। दिल्ली में आपको ढूंढने से 10-12 आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन नैनीताल जैसी जगह में तो शायद ही होंगे। यहाँ गाइड्स की भरमार है, वैभव ने कहा। वैसे काम तो उन्हीं का बढ़िया होता है, अविनाश ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन क्या कहें, अब अपने काम को दोष देने का भी कोई मतलब नहीं। खैर, मैं कह रहा था कि जब नैनीताल की पुलिस शनाया गौतम का पता नहीं लगा सकी तो मैं किस खेत की मूली हूँ, लेकिन आपसे मदद की उम्मीद रहेगी। मुझसे इस केस की जांच के बारे में जो मदद हो सकेगी वो आपको मिल जाएगी। ये केस हमारे लिए भी लंबे अरसे से सिरदर्द बना हुआ है। पुलिस की खूब फजीयत हुई है इस केस को लेकर। 3 महीनों से एक लड़की का पता नहीं लगा पाए। उस पर ये मीडिया वालों से याद आया। अविनाश मोहित से मुखातिब हुआ। आपने एक प्रेस रिपोर्टर के बारे में भी बताया था जो इस केस पर काम कर रही है, शालिनी अवस्थी। लेक सिटी ट्रिब्यून से वैभव चौंका। आप जानते हैं उन्हें? मोहित ने कहा। बहुत तेज है वो, बात की जड़ में पहुंचे बिना नहीं रह पाती। एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो जब तक उसे निपटा नहीं लेती तब तक उसके पीछे लगी रहती है। आप तो उससे काफ़ी अच्छे से जानते हैं, अविनाश बोला। मीडिया वालों को पुलिस नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा, वैभव बोला। ऊपर से मीडिया वाला भी कौन? शालिनी अवस्थी, लेक सिटी ट्रिब्यून की खोजी पत्रकार। बल्कि खोजी क्यों, मैं तो कहता हूँ कि महाखोजी पत्रकार। सबसे ज़्यादा सवाल वही पूछती है। पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया, पुलिस ने वैसा क्यों नहीं किया, इस चीज़ पर पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया। अगर पुलिस उस वक्त वैसा करती तो अच्छा होता। न्यूज़ स्टोरी कवर करने पुलिस स्टेशन से लेकर घर तक पहुंच जाती है। उससे ज़्यादा खिटर खिटर करने वाली दूसरी पत्रकार पूरे नैनीताल में नहीं है। कभी कभी तो इतना परेशान कर देती है कि मन करता है कि पुलिस की नौकरी ही छोड़कर कहीं भाग जाऊं। मुझे याद कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? दरवाजे पर से खनकता हुआ स्वर सुनाई दिया। सबके सिर आवाज़ की दिशा में घूम गए जहाँ शालिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वैभव ने होठ भींच लिए। आइए शालिनी जी, मोहित बोला। इंस्पेक्टर साहब आप ही को याद कर रहे थे, विराजिए, वो एक चेयर की ओर इशारा करते हुए बोला। शालिनी मुस्कुराती हुई आकर उस चेयर पर जम गई। वैभव थोड़ा झेप गया। मोहित ने अविनाश से भी शालिनी का परिचय कराया। तो अब जब हम सभी लोग यहाँ एक साथ हैं, अविनाश बोला, तो मेरे ख्याल से इस केस की जड़ तक पहुँचने में एक दूसरे से मदद करने पर सहमत हो सकते हैं। बिल्कुल, शालिनी बोली। हमें एक दूसरे के मोबाइल नंबर शेयर कर लेने चाहिए जिससे जानकारी एक दूसरे को दे सकें। सबने आपस में मोबाइल नंबर शेयर किए और इससे ये फ़ायदा भी होगा, मोहित बोला, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होने की गुंजाइश कम होगी। जैसे अब इंस्पेक्टर साहब अविनाश जी को जानते हैं तो उन्हें यहाँ कहीं इन्वेस्टिगेशन करते देख कुछ गलत नहीं समझेंगे, बल्कि उनकी हेल्प ही करेंगे। क्यों इंस्पेक्टर साहब? वैभव ने सहमति में सिर हिलाया। इस आपसी समझौते में अविनाश बोला, किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह के नियम नहीं है। हमें जो जानकारी एक दूसरे को बतानी ज़रूरी लगे हम एक दूसरे को बता सकते हैं। ज़रूरी न लगे तो नहीं भी बता सकते हैं। कुछ जानना हो तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं। शालिनी और वैभव ने सहमति में सिर हिलाया। देन वी आर गुड। इंस्पेक्टर साहब, शनाया गौतम का पता लगाने के मामले में कुछ प्रोग्रेस? अभी तक तो नहीं, इंस्पेक्टर ने इनकार में सिर हिलाया। समझ नहीं आता कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। किसे? शालिनी बोली। जिसके डिटेक्टिव साहब बात कर रहे हैं, वैभव खिन्न स्वर में बोला। आपका मतलब शनाया गौतम? वैभव के लहजे का शालिनी पर कोई असर नहीं हुआ। शायद वो उसके उस लहजे में बात करने की आदी थी। नहीं, मेरा मतलब जेनिफर लॉरेंस। मेरे कहने का मतलब ये था इंस्पेक्टर साहब, शालिनी बोली, कि शनाया गौतम के नाम का जो इतना बड़ा हुआ खड़ा किया गया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शनाया गौतम हुई ना? ये सब केस की जांच को गलत दिशा में मोड़ने का प्रोपेगेंडा मात्र हो। सबने मोहित को छोड़कर हैरानी से शालिनी की ओर देखा। क्या मतलब? अविनाश बोला। सी इज़ ए घोस्ट। मोहित ने होठों ही होठों में वही बात दोहराई जो उसका बयान लेने के दौरान शालिनी ने उससे शनाया गौतम के बारे में कही थी। सी इज़ ए घोस्ट। शालिनी ने भी अपनी वही बात दोहराते हुए कहा। शनाया शनाया शनाया। सिर्फ एक जगह ये नाम लिखा क्या मिल गया। उसके बाद से सबने इस नाम का होवा खड़ा करके रख दिया, यहाँ तक कि उसे ही कातिल भी मानने लगे। उसने ही सैफ से लाखों रुपए भी लूट लिए। वहीं साल भर से गिरिराज वर्मा के घर पर भी रह रही थी। वकील साहब की वसीयत के अलावा मुझे एक
कोई एक बात बता दीजिए जो ये साबित करती हो कि उस घर में कभी कोई सनाया गौतम नाम की लड़की रहती भी थी। मतलब कम ऑन, आखिरी सारी चीज़ें जाकर सनाया गौतम पर ही क्यों ख़त्म होती हैं? आप लोगों को अजीब नहीं लगता? इस केस में सनाया को जिस तरह फोकस किया गया है, उससे तो अगर कल को कोई ये कह दे कि प्लेनेट अर्थ सनाया गौतम का ही चक्कर लगाता है, तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। आप ये कहना चाहती हैं, वैभव बोला, कि पुलिस ने अब तक जांच के नाम पर भाड़ झोंकी है, ज़बरदस्ती किसी सनाया को फंसाने की कोशिश की गई है? नहीं, बल्कि आप तो ये कहना चाहती हैं कि पुलिस को कुछ आता जाता नहीं है। पत्रकारों की झांसी की रानी शालिनी अवस्थी ही हकीकत का सही सही अंदाज़ा लगा सकती हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा नाराज़ हो रहे हैं। मैं केवल एक सही बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हूँ। अविनाश को इंस्पेक्टर और शालिनी की चुहलबाजी में मज़ा आ रहा था। आप खुशकिस्मत हैं इंस्पेक्टर साहब, अविनाश बोला। कैसे? वैभव ने अविनाश की ओर घूरकर देखा। शालिनी जी आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही होती तो मेरे बगल में कोई बम भी फोड़ देता तो भी मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकने वाला था। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर अविनाश, वैभव ने बुरा सा मुंह बनाया। अविनाश के उस कमेंट पर शालिनी को बरबस ही हंसी आ गई। जिस एक जगह सनाया गौतम का नाम लिखा मिला है, वैभव ने केस पर फोकस करते हुए कहा, वो कोई मामूली जगह नहीं है। वो वकील साहब की वसीयत है जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद, जो कि करोड़ों में है, उस सनाया गौतम के नाम कर दी है। उससे ज़्यादा बड़ा हत्या का उद्देश्य किसी के पास था ही नहीं। और आप ऐसे कह रही हैं जैसे पुलिस ने जबरन सनाया गौतम को फंसाने की कोशिश की हो, उसके नाम का होवा खड़ा किया है। लेकिन ये बात सही भी है। मोहित शालिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचने की कोशिश करते हुए बोला। आप कहते हैं कि सनाया गौतम के पास सबसे बड़ा मोटिव था पापा की करोड़ों की जायदाद, लेकिन इससे उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जायदाद पर वो कब्ज़ा तो नहीं कर सकी। कौन कहता है? इंस्पेक्टर मोहित की बात बीच में ही काटकर गुस्से से बोला कि सनाया गौतम को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भले ही उसने जायदाद किसी तरह अपने नाम करवा ली हो। मोहित बोला, लेकिन इसमें उसे मिला क्या? अब वो किसी तरह उस प्रॉपर्टी पर अपना हक तो नहीं जता सकती ना। अब तो वो खुद पुलिस से भागी भागी फिर रही है। अब अगर वो किसी तरह से प्रॉपर्टी को क्लेम करने की कोशिश भी करेगी तो सीधे जेल में नजर आएगी। अब पुलिस वैसे भी उसे एक अपराधी के रूप में तलाश कर रही है, इसीलिए वो कानूनी रूप से प्रॉपर्टी उसके नाम होने के बाद भी उस पर अपना हक जताने आ तो नहीं सकती ना। मुझे आश्चर्य है ये सब आप कह रहे हैं, वैभव तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। वो शख्स जिसे उस लड़की का सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए, उसके खून का प्यासा होना चाहिए। खातिर जमा रखिए इंस्पेक्टर साहब, वो तो मैं हूँ। मोहित ने मन ही मन सोचा, मत भूलिए साहब, उसने आपके पिता की हत्या की है, वो भी पूरी बेरहमी के साथ। वो शख्स जिसकी पूरी नैनीताल इज्जत करता था, कैसी होगी वो लड़की जिसने उस इंसान को मारने में ज़रा भी गुरेज नहीं किया, जिसने उसे अपने घर में शरण दी, अपनी छत्र छाया में लिया। और उस लड़की ने बदले में क्या किया? उस भले आदमी का खून। कौन कर सकता है ऐसा? क्या अब भी आप ऐसे शख्स को इंसान कहेंगे? और जहाँ तक रही उसके गुनाह बेलज होने की बात, तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं। उन 20 लाख रुपयों को भूल रहे हैं जो उसने सैफ से चुराए थे। उन 25 लाख के गहनों को भी भूल रहे हैं जो आपकी ही माँ के थे। 45 लाख रुपए का तो फौरी लाभ हुआ उसे, जिसके दम पर क्या पता वो साल भर तक मज़े से किसी ऐसी जगह छिपी रह सके जहाँ पुलिस उसे न ढूंढ पाए। आप अमेरिका रिटर्न हैं, वहाँ का $1 हमारे करीब 75 रुपये के बराबर होता है। हो सकता है आपको 45 लाख रुपए ज़्यादा बड़ी रकम न लगती हो। 2-4 लाख रुपए तो आप लोग अमेरिका आने जाने में ही खर्च कर देते होंगे, लेकिन यहाँ हमारे देश में 45 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। इतनी रकम के लिए लोग एक क्या 10 खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ कितने ही लोग अपनी सारी ज़िंदगी में भी इतना पैसा नहीं कमा पाते। और आपके पिता तो उस लड़की के लिए एकदम ईजी टारगेट थे। वैसे भी उसका टारगेट बड़ा था। उसे तो आपकी यानी आपके पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करना था, जो कि उसने कर भी लिया था। वो तो ऐन वक्त पर मामला खटाई में पड़ गया। हत्या के मामले में उसका नाम आ गया।
उसने अपने शातिर होने का सबूत देते हुए खतरे भरी करोड़ों की प्रॉपर्टी का लालच छोड़ा, जो कि अब उसे किसी भी हालत में मिलने नहीं वाली थी, और हाथ आई 45 लाख रुपए की रकम लेकर ही निकल गई। मोहित जी ने केवल एक संभावना जाहिर की है, शालिनी बोली। सही है, अविनाश ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस तरह के केसेस की जांच में सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मैं पुलिस की थ्योरी से पूरी तरह सहमत हूँ इंस्पेक्टर साहब। जिस तरह साल भर तक वो लड़की इस तरह वकील साहब के घर में चोरी छिपे रहती रही और बाद में जायदाद अपने नाम कराने के कुछ दिन बाद ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, उससे यही एक निष्कर्ष निकलता है जो पुलिस ने निकाला है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दोषी सनाया गौतम ही है और हमें उसे ही ढूंढ निकालना है, लेकिन जिस तरह वह बिना कोई ट्रेल छोड़े गायब हुई है, उससे काम बेहद दुरूह साबित हो रहा है। आपके लिए तो नहीं होगा दुरूह, आप तो डिटेक्टिव हैं, वो भी प्राइवेट, वो भी दिल्ली के नामी प्राइवेट डिटेक्टिव। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो दरोगा साहब? जो काम आपकी पुलिस फोर्स नहीं कर पाई, उसे ये नाचीज क्या खाकर कर पाएगा? खैर, कोशिश करना अपना काम है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या पता इस सनाया गौतम की किस्मत में इस खाकसार के फंदे में फंसना ही लिखा हो। ओके फ्रेंड्स। शालिनी अपनी जगह से उठती हुई बोली, मुझे अब ऑफिस वापस लौटना है, वरना मेरा खड़ूस एडिटर मेरा जीना हराम कर देगा। उम्मीद है हमारी अगली मुलाकात तक हम इस केस को हल करने के काफ़ी करीब होंगे। हम लोग भी अब चलते हैं। अविनाश भी उठ खड़ा हुआ, उसके साथ साथ मोहित और वैभव भी उठ गए। फिर सबने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और विदा ली। जारी है।